हाँ देखिए, हेडिंग दिया हमने वेव मोशन। वेव मोशन के लिए इस बात पे गौर करिए, एक धागा लेते हैं और उसको आपने फिक्स्ड किया, एक किनारे को फिक्स्ड एट इनफाइनाइट, और दूसरा किनारा आपके हाथ में है और इस किनारे को आप क्या करते हैं, शेक करना शुरू करते हैं अप एंड डाउन। अब ध्यान से सुनिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हमने कहा था कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन है, सिंपल, जो बहुत आसान है। सर ऐसा लगा तो नहीं, थोड़ा टफ था? घबराओ मत, सिंपल नाम है क्योंकि इससे दूसरे तरह के जो ऑसिलेशन होंगे वो इससे टफ होंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब आप बात करते हैं तो उसके लिए एक चैप्टर डेडिकेटेड है। तो जब आपसे कहा गया कि इसको ऑसिलेट करना है, धागे के इस सिरे को, तो धागे के इस सिरे को ऑसिलेट करना है, तो ऑसिलेट करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने कौन सा यूज किया? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। मैंने ये माना कि ये जो अप एंड डाउन मूव किया जा रहा है वो उसके लिए इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई बाई टी इंटू टी, या y इक्वल्स टू a sin 2 पाई एफ टी। याद करो ना, 1 बाई टी को हमने क्या नाम दिया था? फ्रीक्वेंसी f। 1 बाई टाइम पीरियड होता था फ्रीक्वेंसी। यदि टाइम पीरियड होता था 0.5 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी हो जाता था 1 बाई 0.5, दैट इज 2। यदि टाइम पीरियड होता था 1 बाई 8 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी हो जाता था 8। 8 फ्रीक्वेंसी होने का मतलब 1 सेकेंड में 8 साइकिल कंप्लीट हो गया, 8 चक्कर कंप्लीट हो गए। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ऑसिलेशन के लिए, वो ऑसिलेशन के लिए कौन सा तरीका चुना जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं? सर थोड़ा बहुत कह के डराओ मत। अरे यार, आपने एसएचएम में कितने पार्टिकल देखे? एक। और वो क्या कर रहा था? एक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट एंड राइट या इर्द गिर्द मूव कर रहा था, और वो रिपीटेटिव नेचर का था। इसका मतलब वहां टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी टर्म एसोसिएटेड थे। और ओमेगा को आप कहते थे, इसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहते थे, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन था एसएचएम। ओमेगा के लिए क्या नाम रिजर्व किया था हमने? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2 पाई एफ है ओमेगा, 2 पाई है एंगल, एफ है फ्रीक्वेंसी, उनको मिला करके ओमेगा है। तो ओमेगा का क्या नाम रखा था हमने? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यहां नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है। टाइम टी टाइम पे यदि कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है जो मेरे हाथ में धागे का किनारा है, उसके लिए मैं कहूंगा ए sin ओमेगा टी फॉर्मूला, वो डिस्प्लेसमेंट बता देगा। और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण मुझे ये बताओ, क्या ये धागा आपको ऐसे, उसका फोटोग्राफ लेंगे तो क्या ऐसा फोटोग्राफ आएगा? धागे को चेक करो, एक किनारा दीवार से बांध के दूसरे किनारे को, क्या धागा ऐसा दिखने लगेगा? अच्छा ये बताओ, धागे पर मॉलिक्यूल कितने हैं जो आप देख रहे हो ऑसिलेट कर रहे? धागे पे मॉलिक्यूल कितने हैं जो आप देख रहे हैं? अच्छा, धागे में ये जो एक देख रहा है आपको कर्व जैसा बनता, तो इसमें आखिर हुआ क्या? क्या धागा टूट गया या धागा के मॉलिक्यूल ऑसिलेट होने लगे? तो धागे के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करने लगे, स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल। और इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे बांध कर मैं आया हूं धागे को। सर इनफाइनाइट पे क्यों बांध करके आए? इसका भी कोई कारण दे दो, मैं तो थक जाऊंगा जाते जाते। सोचो, यदि दीवार के पास में धागा बांध के आता कोई सामने दिखने वाली दीवार पे, तो ये डिस्टरबेंस जाता और दीवार से रिफ्लेक्ट होके चली आती, तो एक ही धागे पे दो आ जाते वेव, दो डिस्टरबेंस। तो वो कहलाता डिस्टरबेंस का सुपरपोजिशन, जैसे एसएचएम का सुपरपोजिशन होता था। एक बार एसएचएम समझ में आए तब दो सुपरपोजिशन सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, धागा कहां बांध दिया? इनफाइनाइट पे। तो यहां जो आप जर्क दे रहे हो, ये सारा जर्क किधर जा रहा है एनर्जी लेकर के? धागे के दूसरे किनारे की तरफ। तो वेव मोशन ऐसा मोशन है जिसमें इनफाइनाइट पार्टिकल पार्टिसिपेट करता देख रहे हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। और बल्क में कोई भी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया। एक हाथ में मेरे एक पत्थर है और इससे मैं आपके ऊपर थ्रो करता हूं, तो हाथ से मैंने एनर्जी दिया पत्थर को और वो आप तक एनर्जी लेके आया। उसमें पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल
पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, एनर्जी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। लेकिन वेव मोशन एक ऐसा मोशन है जिस मोशन में एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन उस एनर्जी को जाने के लिए मीडियम के मॉलिक्यूल्स बल्क में एक जगह से दूसरे जगह उठकर नहीं जाते। मीडियम के मॉलिक्यूल सपोर्ट करते हैं एनर्जी को जाने में अपनी जगह पर ऑसिलेट करके। और ऐसा मोशन जब कहीं दिखता है जिसमें एनर्जी तो गया एक जगह से दूसरी जगह, बल्क मूवमेंट नहीं हुआ मास का, पार्टिकल का, तो हम कहते हैं वो वेव मोशन है। पानी पे एक कंकर गिराते हैं तो कंकर के टकराने से पानी के सरफेस को एनर्जी मिला और उस पे एक रिंग बनता देखते हो आप, बनता देखते हो, और क्या वो रिंग का साइज बड़ा होता चला जाता है? वहां क्या हुआ, सरफेस के जिस पॉइंट पे आपने कंकर गिराए वो बन गया सोर्स, वहां एक डिस्टरबेंस डाली गई और वो डिस्टरबेंस पानी के सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह गया, दैट इज वेव मोशन। वेव मोशन में एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। प्रैक्टिकली दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो, आपने सूखे पत्ते को पानी पे आराम से बैठे देखा और उसके थोड़ी दूर पे एक छोटा सा कंकर गिराया, तो उस कंकर के गिराने पर एक रिंग बना और रिंग जब पत्ते के नीचे से गुजर कर आगे जाएगा तो क्या लगता है वो पत्ता भी साथ में दूर चला जाएगा या केवल अप एंड डाउन मूव करेगा? तो आप जब छोटा कंकर गिराए होंगे तो उसके कारण पानी के जो आप देख रहे हो सरफेस बेडिंग बनता, वो रिंग उसके नीचे से गुजरेगा जब, तो पत्ता एक बार रिंग के ऊपर आने पे वो ऊपर आया, फिर वहां से पानी के आगे बढ़ जाने पर डिस्टरबेंस के वहीं फिर नीचे बैठा रहेगा। तो इससे क्या प्रूफ होगा कि वेव के जाते वक्त मीडियम का पार्टिकल केवल ऑसिलेट कर रहा था पानी के सरफेस पे अप एंड डाउन, और एनर्जी जा रही थी रेडियली आउटवर्ड। वो जो जहां पत्थर गिरा है उससे रेडियली आउटवर्ड हर एक डायरेक्शन में वो एनर्जी जा रही थी। सर यहाँ तो एक धागा है, तो जब आपको पानी के सरफेस पे मैं पत्थर गिराकर बता रहा था तो वहां पर 2 डायमेंशन हो गया, पूरे सरफेस पे वेव जा रही थी। यदि मैं बोलता हूं तो मेरे बोलने से एयर जो मेरे आसपास है उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, वो वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हुए मेरे से चारों डायरेक्शन में, मेरे को सोर्स मान लो, और मेरे से 3 डायमेंशनल स्पेस में हर एक तरफ जा रहा है। इसीलिए वो आपके कानों के ईयर ड्रम को जाके डिस्टर्ब करता है और आप मेरे साउंड को सुन पाते हैं। तो यहां पर 3 डायमेंशनल हो जाता वेव। तो ध्यान से सुनिए, एक वेव हमने देखा धागे पे, एक वेव देखा पानी के सरफेस पे 2 डायमेंशनल, धागे पर हम कहेंगे 1 डायमेंशनल, एक ही एक्स एक्सिस पे जा रहा है। पानी के सरफेस पे 2 डायमेंशन, जब मैं बोल रहा हूं तो 3 डायमेंशन। अच्छा, तो कौन सा मेरे समझ में आसानी से आ सकता है? 3 डायमेंशन सबसे पहले आसानी से समझ में आएगा या 1 डायमेंशन? तो इसीलिए हमने कहां से शुरुआत की? स्ट्रेच स्ट्रिंग से। स्ट्रेच स्ट्रिंग यदि है और उसके एक किनारे को जर्क देते हो तो उसको ऑब्जर्व करोगे तो उस धागे पर हम एनर्जी को जाते देखेंगे। तो ये सबसे आसान एक इवेंट है जिनके इक्वेशन के बारे में हम बात करने की सोच रहे हैं यहाँ पर। अब वर्ड आया इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वेव मोशन है तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कहता हूं तो मोशन के पैरामीटर्स का आपस का रिलेशन होता है वो, जैसे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सुना हुआ है? s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सलेशन, t टाइम, इनका रिलेशन ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, y डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम, a एम्पलीट्यूड, इनका रिलेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप कहते हैं तो वो किसका रिलेशन है? मोशन के पैरामीटर्स का। और आपने जब एसएचएम पढ़ा, आपने जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, तो कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे थे मोशन में? तो मोशन में एक पार्टिकल था आपके सामने, एक चलता था पार्टिकल, प्रोजेक्टर मोशन, एक पत्थर चल रहा था। लेकिन यहां पर आपके सामने परेशानी क्या है? पूरे धागे पे हर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता दिख रहा है इस वेव मोशन में। तो अब बताओ इक्वेशन कैसे सोचा जाए? यहां तो इनफाइनाइट पार्टिकल हो गया। देखिए इसके लिए क्या किया हमने, इसके लिए हमने शॉर्टकट लिया कि एक खास पॉइंट हमने चुन लिया जो कि इसे कह दिया मैंने प्लस एक्स एक्सिस, ये जो धागा वाला लाइन है प्लस एक्स और एक्सिस, और आप यहां देखिए एक्स जीरो कह देते हैं उसी पॉइंट को जहां अभी शुरू में मॉलिक्यूल धागे का एक सिरा था, जहां से ऑसिलेशन शुरू किया आपने, और इससे आ जाइए एक्स डिस्टेंस पर, रैंडम कोई डिस्टेंस एक्स,
वहां मैंने एक पार्टिकल चुन लिया और इसके टी टाइम पर मैं जानना चाहता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यदि मैं टी टाइम पर एक्स वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता पाऊंगा, इसका मतलब है एक्स के वैल्यू बदल बदल कर, टी के वैल्यू बदल बदल कर मैं हर एक पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए तैयार हूं। फिर से मैं बोलता हूं, एक साथ वायर पे बहुत से पॉइंट है, तो मैंने एक पॉइंट को चुन लिया। डायग्राम देखो अपने कॉपी पे, चेक करो, डायग्राम देखो अपने कॉपी पे बना लो कि किस पॉइंट को चुना मैंने, रैंडम एक पॉइंट को, पहुंचा कोई एक्स एक पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, धागा देखो कितना ऊपर है वहां पे, उस डिस्प्लेसमेंट का मैं इक्वेशन देखना चाहता हूं। अब बताओ क्या ये ऑब्जर्वर वहां गया एक्स वाले मॉलिक्यूल, एक्स डिस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल है उसको हाथ से ऊपर धकेलने के लिए, क्या गया वहां? वहां तो नहीं गया, ऑब्जर्वर तो जहां था वहीं पे है। तो आखिर वहां डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे? तो ध्यान से देखिए, डिस्टरबेंस जब आप जर्क देना शुरू करेंगे तो डिस्टरबेंस क्या आगे बढ़ता दिखेगा? डिस्टरबेंस आगे बढ़ने का जो उसका स्पीड है उसे कहते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी। सोचो, आप यदि कंटिन्यूअस चेक मत करो, धागे को 25 मीटर के दूरी पे बांध दो और एक किनारे पे जर्क दे दो, तो जर्क दे दो मतलब झटका दे दो, तो एक लूप जैसा बना या एक रिंग जैसा बना या एक कर्व जैसा बना और वो आगे बढ़ता जाएगा। तो दीवार तक पहुंचने में मान लो 5 सेकंड लगा उस जर्क को, तो 25 मीटर जाने में 5 सेकंड लगा, तो हो गई 25/5, 5 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टरबेंस का आगे बढ़ने का जो स्पीड है उसके लिए मैंने कौन सा टर्म दिया? वेव वेलोसिटी। क्या टर्म कहा मैंने आपको? वेव वेलोसिटी। और अब मुझे बताइए कि आपने एक्स डिस्टेंस पर जाने में ये जो डिस्टरबेंस गया होगा उसको कितना टाइम लगा होगा? एक्स डिस्टेंस तक जाने में कितना टाइम लगता होगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? एक्स, स्पीड कितना है? v। तो जो डिस्टरबेंस है वही तो जा रहा है वायर पे, और उसका स्पीड मैंने v माना। कितना होता है ये मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा, किन चीजों पे डिपेंड करता है ये भी मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा। यदि ये v स्पीड से जा रहा है धागे पर वेव, तो उसको x डिस्टेंस डिस्टरबेंस के पहुंचने में कितना टाइम लगा? x बाई v। ध्यान दीजिएगा। और अब मुझे बताइए, जो वेव आपको t टाइम पर, जो डिस्टरबेंस आपको टी टाइम पर एक्स डिस्टेंस पे दिख रहा है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट कब हुआ होगा? तो टी टाइम से कितने देर पहले क्रिएट हुआ होगा? तो टी टाइम से कितने देर पहले क्रिएट हुआ होगा? तो ध्यान से देखिए, एट टी, यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं, एट टी माइनस डेल्टा टी टाइम। ध्यान से देखिए, एट टी माइनस डेल्टा टी टाइम, जो टी टाइम पे आप देखना चाहते हैं एक्स डिस्टेंस पर डिस्टरबेंस, वो कहां पर बनाया गया? एक्स जीरो पे। और कितने देर में पहुंचा? डेल्टा टी टाइम में वहां पहुंचा। तो वो बना कब होगा? जो टी टाइम पे आप जिसको आंखों से देख रहे हैं वो बना कहां होगा? एक्स जीरो पे, वाई जीरो पे, एक्स जीरो पे बना होगा। और कितना बड़ा होगा वहां उस टाइम पे डिस्टरबेंस? किस टाइम पे? टी टाइम पे नहीं, टी माइनस डेल्टा टी टाइम पे। टी माइनस डेल्टा टी टाइम क्यों लिया जा रहा है, एक बार फिर से बताओ मुझे। टी टाइम पे मैंने एक मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस होते देखा, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था डिस्टर्ब करने वाला। डिस्टरबेंस चल करके आया है, कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस, कितने स्पीड से? v स्पीड से। तो कितने देर पहले वो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ होगा? टी माइनस डेल्टा टी पहले। टी माइनस डेल्टा टी पहले वहां वो बना होगा, और टी टाइम पे वहां आपके आंखों के सामने है x इक्वल्स टू एक्स वाले पोजीशन पे। तो यहाँ एट टी माइनस डेल्टा टी पे y का वैल्यू क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, a साइन ओमेगा, और ये डेल्टा टी के बदले देखना कौन सा रखने वाले हैं? टी माइनस डेल्टा टी टाइम, टी माइनस डेल्टा टी टाइम, जिसको आप ऐसे लिख दो, a साइन ओमेगा और टी माइनस एक्स बाई वी। ध्यान से देखिए, और इसको क्या कह देते हैं? a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स। और ओमेगा बाई वी चूंकि बार बार आने वाला है, तो हम इसको कह देते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो हमें अभी दिख रहा है यहां पर, कहां पर? ये x इक्वल्स टू 0 पे, वो t टाइम पे कहां दिखेगा? एट टी, एट टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी। y यहां क्या दिखने लगा? ध्यान दीजिएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही हो गया वेव इक्वेशन। आपको इस पूरे चैप्टर में इसी इक्वेशन के साथ काम करना है। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां लिखिएगा वेयर k इक्वल्स टू ओमेगा बाई v, वेयर k इक्वल्स टू ओमेगा बाई v, k इक्वल्स टू ओमेगा बाई v, k इक्वल्स टू 2 पाई बाई t इंटू v। और t इंटू v एक टाइम पीरियड में वेव जितना दूर जाता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं लेमडा। ये k का एक और वैल्यू नीचे उसके लिख दीजिए ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है। वेट कर लो, ये पीछे मैं हटा के लिख दे रहा हूं। ओमेगा k इक्वल्स टू ओमेगा बाई v, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई t, t इंटू v, और t इंटू v डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा लेंथ, उसको कह देते हैं वेव लेंथ लेमडा। एक टाइम पीरियड में वेव जितना दूर चला गया उसे कह देते हैं वेव लेंथ। सर आपने जो ये इतना मेहनत करके डायग्राम को गंदा किया, इसमें काम का कौन सा पॉइंट है जिसे मैं याद करूं? तो काम का एक पॉइंट है कि आप यदि ऑसिलेट करोगे सिंपल हार्मोनिकली तो मीडियम के जितने पार्ट के लिए हैं सारे ऑसिलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिकली, उसी टाइम पीरियड के साथ जिस टाइम पीरियड के साथ आप डिस्प्लेस कर रहे हो, उसी एम्पलीट्यूड के साथ जिस एम्पलीट्यूड के साथ आप डिस्प्लेस कर रहे हो। केवल उनका इक्वेशन जो होगा, चूंकि वेव मोशन में बहुत से पार्टिकल है तो आप x के साथ लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स के अलग अलग पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट बताएगा किसी खास टाइम पर। और ये x पे क्यों डिपेंड कर रहा है, फिर से एक बार सोचो, डिस्टरबेंस चल करके कितना दूर आया, इस हिसाब से वो टी टाइम पे बताए, हम बता पाएंगे कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा वो पर्टिकुलर पार्ट के। आप यहाँ एक बार इस डायग्राम को फिर से देखिए कि जब आपने ये ऑसिलेशन शुरू किया और वेव ऐसे जा रहे थे, किसी टाइम टी का हम फोटोग्राफ ले रहे हैं ये, तो टी टाइम पर ये एक्स वाला कितना डिस्प्लेस है ये हम देखना चाहते हैं। जबकि ये टी जीरो पे यहाँ ऑसिलेशन शुरू करते हैं और इक्वेशन फॉलो कर रहा है ये पॉइंट ए साइन ओमेगा टी। तो जो यहाँ इधर जाने का डिस्टरबेंस के जाने का स्पीड है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इस टाइम पे यहाँ पर जो उस टाइम पे डिस्टरबेंस होगा एट t माइनस एक्स बाई वी, वो डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा, ए साइन ओमेगा के साथ t माइनस एक्स बाई वी, t माइनस एक्स बाई वी, सॉरी ये t माइनस एक्स बाई वी, यहाँ चेक करिए t माइनस एक्स बाई वी। ये जो t माइनस एक्स बाई वी आप देख रहे हैं, ये t माइनस एक्स बाई वी टाइम पर ओरिजिन पे है, और t टाइम पर वो x पोजीशन पे पहुंच गया डिस्टरबेंस, और y का वैल्यू हो गया t टाइम पर a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी एक्स। और यहाँ ओमेगा बाई वी के लिए चूंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा, एक नया सिंबल दे देते हैं k, और k को कह देते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, k प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसके और भी नाम बनाएंगे, अभी तो कह दो k ओमेगा बाई v प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओमेगा बाई v के लिए एक नाम दे दिया प्रोपगेशन कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को कहते हैं आप वेव इक्वेशन, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। a sin ओमेगा t माइनस के एक्स को कहते हैं वेव इक्वेशन, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। आप ध्यान दीजिएगा, अभी वेव किस एक्सिस के किस डायरेक्शन में जा रहा था, प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा था वेव। किधर जा रहा है वेव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है वेव। आपसे यदि ये पूछा जाता है कि इक्वेशन ऐसा है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये वेव किधर जा रहा होगा ये बताइए। तो आपको यदि ये प्लस कर दिया ना, तो माइनस वाला कब डिराइव हुआ, जब वेव जा रहा था राइट साइड प्लस एक्स एक्सिस, तो बीच में यदि प्लस आ गया तो ये वेव किधर जा रहा होगा, लेफ्ट साइड। ये ध्यान रखिए कि आपने जो पहला वेव शुरू किया वहां डेरिवेशन में माइनस आया, जब वेव किधर जा रहा था, राइट साइड। यदि ये राइट साइड वेव जा रहा था तो बीच में माइनस साइन हमें दिखा, और यदि प्लस साइन दिखे तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड जा रहा है, और इस पे नंबर मिलता है।
आपके सामने इक्वेशन दे करके यदि ये कोई पूछ दे कि बताओ कि ये वेव किधर जा रहा है, तो आपको बताना है बीच में यदि माइनस साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और यदि निगेटिव साइन है तो सॉरी बीच में प्लस आ गया तो लेफ्ट साइड माइनस एक्स की तरफ जा रहा है। वो डेरिवेशन में बीच में फिर प्लस आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने इक्वेशन देखे, तो आपका एक पूरा लेक्चर घर का आधे से घंटे से 45 मिनट केवल इस इक्वेशन को बार बार लिखने में जाना चाहिए। एसएचएम कहते थे तो ए साइन ओमेगा टी, लेकिन जब आप बात करते हैं वेव के बारे में तो वेव के लिए बहुत से पार्टिकल है यार, वेव के लिए बहुत से पार्टिकल है। तो आप एक बार में किसी एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं टी टाइम पे, तो उसका जो वेव का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी से काम नहीं चलेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और याद रखिएगा के इक्वल्स टू ओमेगा बाय बी। ये एक दिमाग में सेट कर दीजिए, ये है वेव इक्वेशन। कौन सा वेव कहलाता है ये? ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। इसमें से x बताएगा x एक्सिस पे जा रहा है, कि x वाला x बताएगा x एक्सिस पे जा रहा है, और ये y बताएगा डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा वेव जिसमें डिस्प्लेसमेंट जिधर जा रहा है एनर्जी उसके परपेंडिकुलर हो, उसको ट्रांसवर्स वेव कह देते हैं। ये जो वेव है इसके लिए क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको कहेंगे? जिसमें एनर्जी जिधर जाते दिखे, मीडियम के पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते दिखे, तो उनके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? ट्रांसवर्स वेव। सर ये ट्रैवलिंग वेव क्यों कहा आपने इसको? अच्छा, इसमें क्या वेव का आप डिस्टरबेंस को क्या कहीं बंधा देख रहे हो या चल के इनफाइनाइट पे जाते देख रहे हो? तो इसीलिए इसका नाम है ट्रैवलिंग। सर किताब में यदि कहीं मुझे प्रोग्रेसिव लिखा हुआ दिख जाए तो क्या ये चलेगा? तो प्रोग्रेसिव यही है, ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव एक जैसे टर्म है, इनको कह दोगे प्रोग्रेसिव वेव। तो सर आप यदि ये प्रोग्रेसिव कह रहे हो तो क्या ऐसा भी वेव होगा जो स्टैंडिंग वेव हो? जरूर होगा। यदि ये ट्रेवल करने वाला है तो कोई रुका हुआ भी होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे आपके पास सितार या गिटार के वायर होते हैं, उनको स्ट्राइक करते हो, क्या वो इनफाइनाइट में बंधा रहता है? या आंखों के सामने है उसके दोनों बाउंड्री, तो उसी बाउंड्री के बीच में रहेगा वेव। वहां जब हम वेव देखते हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टैंडिंग वेव। उसमें एनर्जी इनफाइनाइट तक नहीं जाती, वहां उस बाउंड्री के बीच में है। तबले के लेयर मेम्ब्रेन को हिट करके देखो, वहां वाइब्रेशन होगा, वो बाउंड्री उसका दिख रहा है आंखों से, डिफाइंड बाउंड्री। ये हो गया स्टैंडिंग वेव। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी वेव दिखेंगे स्टैंडिंग वेव। आज से याद रखो, म्यूजिक से सबको थोड़ा बहुत लगाव रहता ही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा कि बांसुरी हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शहनाई हो गई, क्लोरोनेट्स हो गया, गिटार हो गया, पियानो हो गया। इन सबसे एसोसिएटेड जो वेव्स होंगे ये स्टैंडिंग वेव होगा। यहाँ पर बाउंड्री डिफाइंड है, तबले के सरफेस का वेव, ढोलक के सरफेस का वेव, ये स्टैंडिंग वेव होगा। तो सर वो कब पढ़ेंगे? बाद में। अभी किस पे फोकस करें? सबसे सिंपल केस, एक वायर और उस पे हमने जर्क दिया और वो जर्क जा रहा था आगे। अच्छा, इसमें हमसे क्या क्या पूछ सकता है, थोड़ा सोच के देखो। ये पूछ लेगा x बराबर 5 मीटर पे t बराबर 6 सेकेंड पे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो तुरंत बता दोगे। x बराबर 5 मीटर पे t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की? ये y क्या है जल्दी बताओ? y है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या करते थे तो वेलोसिटी मिल जाता था पार्टिकल का? डिस्प्लेसमेंट को क्या करते थे? डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए, यदि आपको ये किसी वेव के लिए लिखना समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट y लिखना आप सीख गए इस पार्टिकल x वाले के लिए t टाइम पर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहाँ टर्म देखो, एक पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी। अरे यार पार्टिकल वेलोसिटी क्या? अरे तो पार्टिकल तो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वो लेफ्ट थोड़े ना जा रहा है। पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं? अप एंड डाउन, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग पे। तो आप जब पार्टिकल वेलोसिटी की बात करोगे तो वी पार्टिकल क्या हो जाएगा? डेल वाई बाई डेल पी। सर ये डेल वाला सिंबल क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल थे, एक एक्स था और एक टी था। तो आप यहाँ डिफरेंशिएशन वाला डी नहीं यूज करते, यहाँ क्या यूज करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेढ़ा वाला
ये डेल y बाई डेल t यहां कह रहे हैं। इसका मतलब x को कांस्टेंट मान लो, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो a साइन बदल गया cos ओमेगा t माइनस के एक्स और t के साथ वाला बगल में आ जाता है, ये a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अच्छा ये बताओ इस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। इससे ज्यादा ये कतई नहीं हो सकता है, ओमेगा t कुछ भी हो, के एक्स कुछ भी हो, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है तो इस क्वेश्चन पे नंबर देता है आईआईटी कि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। अकल लगाओ, ए ओमेगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा क्या हो गया 1 और आपको इस बात पे नंबर मिलेगा। अरे सर ये तो हमने एसएचएम में पढ़ा है। अरे तो मीडियम के सारे पार्टिकल एसएचएम ही तो कर रहे हैं, तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगा जो एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी होता था, ए ओमेगा। क्या ये याद रह जाएगा सबको? सोच लो एक बार और कि फिर से बोलो। अच्छा यदि इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो तो उसके बाद यहां चेक करिए, यदि कोई मुझे पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ दे तब क्या करेंगे, खुद बताइए। अच्छा मुझे ये बताओ वेलोसिटी कैसे मिलता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस? तो आपको किसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा y का चेंज? तो y का चेंज यदि t के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा है कि dy बाई dt हम लोगों ने यहां यूज किया, dy बाई dt हमने यहां यूज किया है। अब मुझे ये बताइए, आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिखिए और मुझे लिख करके बताइए कि यदि मुझसे कहा जाए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, तो क्या तरीका होना चाहिए, और फिर मुझे बताइए मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। अपने अपने कॉपी पे आप लिखिए और फिर मुझे बताइए। अरे इसमें किसको हटाने से ये हट सकता है, कट कर दूं सीधे क्या? हाँ तो आप लोग कितना लिखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की मैं बात करता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कहां से आएगा, याद करो वेलोसिटी को यदि हम डिस्प्ले टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा तो था, कॉस बदल जाएगा माइनस साइन में, माइनस पहले कर दिया, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साथ में ये एक ओमेगा और आएगा टी के साथ वाला। अब मुझे बताओ एक पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितना दिख रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर ए या ए ओमेगा स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड वाइज माइनस प्लस डायरेक्शन बताने के लिए था, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया। अच्छा एसएचएम में मैक्सिमम कितना होता था, ओमेगा स्क्वायर ए, यही तो होता था। अच्छा किसी पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट y होता था तो एक्सेलरेशन एसएचएम में क्या लिखते थे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। याद करो, यदि कभी याद करो एसएचएम में क्या लिखा करते थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अरे यहाँ भी तो चेक कर लो यार, ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए sin ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये हो गया या नहीं हो गया ये पार्टिकल। इसका मतलब है कि यदि y पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अरे तभी तो वापस आएगा पार्टिकल यार, पार्टिकल ऊपर गया और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तभी तो वापस मुड़ के आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जिधर पार्टिकल गया है उसके अपोजिट, जो एसएचएम में आप देखते थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। सोचो ये इक्विलिब्रियम से राइट गया तो एक्सेलरेशन किधर होता था, लेफ्ट, यदि इक्विलिब्रियम से लेफ्ट गया तो किधर होता था एक्सेलरेशन, राइट। याद है सबको? तो एक्सेलरेशन का यदि कोई डायरेक्शन पूछे आपसे, पूछे बताओ ये जो पॉइंट दिख रहा है 3, इस 3 नंबर के पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर होगा, तो 3 नंबर के पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किधर दिख रहा है, ऊपर, इक्विलिब्रियम से ऊपर है या नहीं। सर ऊपर कैसे डिसाइड करते हो, अरे एक्स एक्सिस हुआ इक्विलिब्रियम वाला लाइन,
अब या तो डिस्टरबेंस ऊपर की तरफ ले जाएगा वायर के मॉलिक्यूल को, या नीचे ले जाएगा। तो यदि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो ये जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप देखेंगे, ये क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय वाई। पॉजिटिव होने पे ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन किधर दिखता होगा, ये 3 नंबर के पार्टिकल का नीचे की तरफ। 3 नंबर के पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर दिखता होगा, नीचे की तरफ। सर ये वर्टिकल डाउनवर्ड आपने कैसे सोचा, अरे पार्टिकल ऑसिलेट लेफ्ट एंड राइट यहाँ थोड़े न कर रहा है, ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, जिसमें एनर्जी जिधर डिस्टरबेंस जिधर जा रही होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा होता है। किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कार्तिक यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है। अब मुझे आप बताइए कार्तिक, यदि मेरे सामने में ये वेव आ रहा है और इस वेव का इस पॉइंट के बारे में बात करता हूं, क्यू वाले पॉइंट का, इसका डिस्प्लेसमेंट जो आंखों से दिख रहा है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ये पार्टिकल कौन सा होना चाहिए, तो एक पार्टिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला था मेरे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, और y क्या है, लेस देन 0, तो AP क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। एक माइनस पहले से है, y निगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट आप पार्टिकल को एक्सेलरेटेड देखेंगे। तो आपसे इतना पूछ के नंबर आपको दे देता है कि एक्सेलरेशन किधर होगा, केवल ये डायरेक्शन बोल दो, उस पर नंबर मिलेंगे आपको। तो किधर होगा, अभी दिख रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट। SHM का ये बेसिक कंडीशन था, याद करो। और यहाँ ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, अप एंड डाउन। तो ये लेफ्ट एंड राइट मत बताने लगना सर पॉजिटिव राइट साइड, तो गलत हो जाएगा। ये वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होगा, साउंड वेव में उसे देखेंगे। अभी फिलहाल ट्रांसवर्स वेव है, धागे पे, धागे के लाइन के अलोंग एनर्जी जा रहा है और मॉलिक्यूल अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो SHM है अप एंड डाउन, तो एक्सेलरेशन होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट। और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कहां से, इक्विलिब्रियम से। ठीक है। अब एक पॉइंट और होता है, इस बात पे समझिए, यहां आ रहा है रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी VP एंड स्लोप del y by पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी v एंड स्लोप del y by del x। एक रिलेशन आता है जो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी एंड स्लोप। अब ये रिलेशन कहां से लाएंगे, ध्यान से देखिए। आपने देखा था जब वेव को धागे पे जाते तो उसके लिए आपने कह दिया था इक्वेशन एक, जो इक्वेशन बार बार लिखेंगे, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। फिर आपने देखा था डेल y बाई डेल टी, जिसका नाम रखा था पार्टिकल का वेलोसिटी, क्योंकि y जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। और ये हो गया था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस kx। और ध्यान दीजिए, आपको यदि डेल y बाई डेल एक्स लिखना होगा तो a के साथ कौन होगा, माइनस k, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस kx। आपने किसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, y को। आपने किसको डिफरेंशिएट किया है, y को x के रेस्पेक्ट में। तो साइन बदलेगा कॉस में, और x के बगल वाला है माइनस के, जो आ जाएगा प्रोडक्ट में। और अब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिएगा तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है v पार्टिकल, और नीचे दिख रहा है डेल y बाई डेल एक्स। डेल y बाई डेल एक्स y एक्स ग्राफ का स्लोप होता है, और इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, माइनस ओमेगा बाई के। और ओमेगा बाई के का एक खास नाम आपको पता है, माइनस ओमेगा बाई के को v कहते हैं, इनटू डेल y बाई डेल एक्स, या इसको कह देते हैं v पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस v इंटू स्लोप। सर इसको मैं क्यों ध्यान दूं, मैं आप ऐसे कुछ भी लिख दोगे और आप कहोगे कि इसको याद रखना फायदेमंद है, क्यों मैं याद रखूं, इससे मेरे कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे, या इसका क्या करना है। पहले ध्यान से देखिए, आपके पास कोई बड़ा मेहनत वाला काम तो यहाँ करवाया नहीं गया। y को एक बार मैंने t से डिफरेंशिएट किया, y को एक बार मैंने x से डिफरेंशिएट किया, डेल y बाई डेल x स्लोप कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है, और डेल y बाई डेल t पार्टिकल वेलोसिटी कहलाता है। डिवाइड किया, कॉस कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा बाई के को भी कह दिया। सर ओमेगा बाई के भी कहां से आ गया, तो आपको जो याद है एक बार लिख के देखो तो, ओमेगा बाई भी को के कहते थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के, क्या भी नहीं आ जाएगा, सोच के देखो। देखो तो ये रिलेशन आपके दिमाग में आया या नहीं आया।
ओमेगा बाय v को क्या कहा था आपने, k, तो ओमेगा बाय k क्या हो जाएगा, v, तो ओमेगा बाय k को क्या कह दिया मैंने, v, इसीलिए यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये लिखा गया है v, और वो del y बाय del x बगल में आ गया। तो आपके सामने क्या आ गया है, v पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस v इंटू स्लोप। चलिए मुझे आप लोग बताइए, यहां तक पहले नोट कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये y x का कर्व तो फोटोग्राफ में आपके सामने है। यहां पर देखिए मैंने पॉइंट नंबर 1 कहा, पॉइंट नंबर 1 कहा, पॉइंट नंबर 1 पे स्लोप कैसा दिख रहा है, स्लोप कैसा दिख रहा है बताना, पॉइंट नंबर 1 पे स्लोप कैसा दिख रहा है बताना, 2 3 4 5 6, पॉइंट नंबर 1 पे स्लोप कितना है, पॉइंट नंबर 1 पे स्लोप 0 है। कैसे सर पता चला, अरे यार यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो ना, टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। एक काम करो, 1 पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, ना तो आप लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे ना राइट साइड स्लाइड करोगे, इसका मतलब वहां स्लोप है 0। और यदि 1 पॉइंट पे स्लोप 0 है तो पार्टिकल का वेलोसिटी 1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्लोप आप देखिए, यहां देखिए स्लोप क्या दिख रहा है, स्लोप 1 दिख रहा है 0, तो v पार्टिकल क्या हो गया, माइनस v इंटू स्लोप 0। और वैसे भी सोचो एसएचएम में जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाता है तो एक्सट्रीम पे रुकता है या नहीं रुकता है, एक्सट्रीम पे रुका होगा, तो वो 1 वाले पॉइंट पे उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट का ये फोटोग्राफ है वायर का, उस मोमेंट पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। और अगला क्वेश्चन जो जनरली आप गलत करते हैं, अधिकतर बच्चे 2 पॉइंट का कोई वेलोसिटी पूछे तो आप बताइए स्लोप 2 पर क्या दिख रहा है, स्लोप 2 पर क्या दिख रहा है, स्लोप 2 पर दिख रहा है नेगेटिव। सर कैसे नेगेटिव डिसाइड करते हो, तो स्लोप का डिफिनीशन याद करो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसका टेन थीटा लेते हो, और टेन थीटा यहाँ क्या दिखेगा, थीटा यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है और 180 से कम है, टेन थीटा लेस देन 1 हो जाएगा, टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0। अरे सोचो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है निगेटिव। यहां मैं लिख देता हूं फिर से, यहां चेक करिए आपके पास जो वैल्यू है, यहां देखिए थीटा जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये 90 से बड़ा दिख रहा है और 180 से छोटा दिख रहा है, थीटा 180 से छोटा दिख रहा है और 90 से बड़ा दिख रहा है। आप लोग खुद बताइए टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव, तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव हो गया। तो अब बताइए एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी कैसे देखते थे, v पार्टिकल 2 क्या हो जाता था, माइनस v इंटू स्लोप। मुझे ये बताइए v किस तरफ है, v जो वेव का है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और स्लोप कैसा है, स्लोप है यहां देख रहे हैं निगेटिव, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा, 2 नंबर वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, 2 नंबर वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। इसको बताने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा, 2 का पार्टिकल, क्योंकि एक फोटोग्राफ में हम ये नहीं बता पाते हैं कि किसका स्पीड ज्यादा है। सोचो एक फोटोग्राफ में कार और साइकिल दोनों दिख रहे हैं आपके, किसका स्पीड ज्यादा होगा, तो हो सकता है साइकिल पे चलने वाला स्पीड में जा रहा हो, कार वाला कार में बैठ के सोया हुआ हो। फोटोग्राफ में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये फोटोग्राफ है आपके सामने, और फोटोग्राफ देख के आपको बताना है कि पार्टिकल किधर जा रही होगी, वेलोसिटी किधर होगा, एक्सलेशन किधर होगा। ये पहला स्टेप होता है जहां वेव में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत करते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस से सुधारो। पहले तो इसको समझो, यदि ऐसे दो लाइन खींचूंगा ना तो यहाँ जो स्लोप होगा और यहाँ जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे 1 और 2 पे कहाँ पॉजिटिव कहोगे कहाँ निगेटिव कहोगे, जल्दी बोलो। स्लोप 1 वाले का स्लोप टेन थीटा पॉजिटिव, 2 वाले का स्लोप नेगेटिव। इसे सेट करो दिमाग में। यदि कर्व ऐसे दिख रहा है तो यहाँ पर देखो, ये है m और ये है n, ये है o, ये है p, किस किस पे पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, तो m पे पॉजिटिव स्लोप है, n पे निगेटिव स्लोप है, o पे निगेटिव स्लोप है। क्यों, क्योंकि ये एंगल ऐसे देखते हैं। और p पे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ टेंजेंट जो बनाएंगे तो p पे जो भी बनेगा वो थीटा छोटा होगा। तो आप पॉजिटिव निगेटिव स्लोप देखना शुरू कर दो, और उसके बाद क्या देखना शुरू कर दो, यदि वेव को आपको इधर जाते दिखाया गया है तो v पॉजिटिव लेंगे, v ग्रेटर देन 0 लेंगे। यदि वेव को आपको इधर जाते दिखाया गया है तो v
निगेटिव ले लेंगे, ये वेव वेलोसिटी वाला भी है। ये फिर से देखिए, v लेफ्ट जा रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, v निगेटिव, v पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है। यहाँ वेव के केस में आप इस कन्वेंशन को फॉलो करिए। और स्लोप, दूसरा पॉइंट देखिएगा, स्लोप। जैसे यहां पर पॉइंट चुनिए, ये है एम पॉइंट, ये है एम पॉइंट और ये है एन पॉइंट। बताओ तो एम पॉइंट का पार्टिकल का वेलोसिटी किधर होगा और एन पॉइंट के पार्टिकल का वेलोसिटी किधर होगा? तो ध्यान से देखिए, एम वाले पॉइंट पर स्लोप किधर दिख रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव? एम वाले पे स्लोप पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, v पार्टिकल होता है माइनस v इंटू स्लोप, तो स्लोप भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव और एक माइनस पहले से मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होने का मतलब ये किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। अच्छा गौर करो, ये n वाले पॉइंट का स्लोप, n वाले पॉइंट का स्लोप क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, v क्या दिख रहा है, निगेटिव। तो v पार्टिकल का वैल्यू क्या था, माइनस v इंटू स्लोप। बताइए, स्लोप पॉजिटिव है, v निगेटिव है, एक माइनस पहले से मौजूद है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। प्लस मतलब ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा, ऊपर। ये पार्टिकल के मूवमेंट किधर है, ये देखने का काम इस तरह हम कर सकते हैं। पार्टिकल का मूवमेंट किस तरफ है, ये देखने का काम ऐसे हम कर सकते हैं। कोई इसमें घबराना मत, एक दिन में नहीं समझ में आए तो कतई घबराना मत। आप तो इस पार्टिकल पे ट्राई करके देखो, यहाँ पर पार्टिकल है 3 नंबर का और यहाँ पर पार्टिकल है 4 नंबर का। चलो ये 3 नंबर वाले के बारे में विचार करो। 3 नंबर पे स्लोप क्या दिख रहा है, नीचे वाले इक्वेशन पे निगेटिव। कैसे पता चला, अरे सर वो यहाँ पर एंगल दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस से थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ टेन थीटा निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो इस वाले का स्लोप हो गया निगेटिव। 3 वाले पर यदि स्लोप निगेटिव हो गया और वेव का डायरेक्शन देखिए वो भी लेफ्ट की तरफ, वो भी निगेटिव, और एक निगेटिव पहले से है, तो तीनों निगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या होंगे, निगेटिव। तो ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नीचे, v पार्टिकल नीचे हो जाएगा। और ऊपर वाले के लिए देखिए, यहाँ पर स्लोप क्या दिख रहा है, ये स्लोप दे रहा है निगेटिव, स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है निगेटिव, और उसके बाद v क्या दे रहा है, पॉजिटिव। एक माइनस साइन फॉर्मूले में पहले से आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाला पार्टिकल का जो वेलोसिटी मिलेगा मुझे, वो किधर दिख रहा होगा, ऊपर जाते हुए। तो आपको एक पार्टिकल के वेलोसिटी को एनालाइज करते वक्त इतना मेहनत करना पड़ रहा है, पार्टिकल के वेलोसिटी को एनालाइज करते वक्त इतना मेहनत करना पड़ रहा है। हमारे पास जो सबसे पहला इक्वेशन आया है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहला काम तो ये हुआ, जहां पर ओमेगा को जानते हैं आप 2 पाई बाई टी 2 पाई एफ, और ये k को आप आज से जानना शुरू करते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू वी, और इसे कहते हैं 2 पाई बाई लेमडा, ये 2 पाई बाई 1 बाई लेमडा, और इसे कहते हैं 2 पाई बाई लेमडा बार, ऐसे लिख देते हैं। और इस के लिए एंगुलर वेव नंबर भी टर्म यूज करते हैं, ये है एंगल और ये है वेव नंबर, ये है एंगल, और 1 बाय लेमडा को, लेमडा बार को कहते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। तो इस दोनों को मिला करके के का नाम हो जाता है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। और इसी का दूसरा नाम वैसे मैंने क्या कहा है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और ध्यान से देखिएगा, ये जो एफ आया है वो एफ क्या था, याद करिए, ये था जो 1 बाई टी को कहते थे आप फ्रीक्वेंसी, याद करिए, इसको कहते थे एंगल, यहाँ पर जो डाटा है इसको कह देते थे एंगल, और इसे ये जो एफ था ये कहते थे फ्रीक्वेंसी, और ये इनका नाम रखते थे एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जैसे नाम लिखते थे, वैसे ही यहाँ एंगुलर वेव नंबर नाम लिख सकते हैं। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम लिखते थे, वैसे ही एंगुलर वेव नंबर नाम लिख सकते हैं। अपना ये मेन फॉर्मूला है आज का, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें इससे जान पहचान हमने किया। ये किसी भी पार्टिकल को एक्स एक्सिस पे चुन लो और उसका टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एक्स और टी का वैल्यू रख दो, डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। इसका मतलब ये किसका रिलेशन है, हमारे मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स जो होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनका रिलेशन है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन था, जैसे y बराबर a sin ओमेगा t इक्वेशन ऑफ मोशन था, वैसे ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो सर क्या वेव का केवल यही इक्वेशन हो सकता है? नहीं,
बहुत तरह के हो सकते हैं, उनमें से 3 या 4 तरह के इक्वेशन है जो आईआईटी ने टच किया है, उनको आपको समझना होगा। फिर ये समझना होगा कि कंडीशन क्या होता है कि कोई इक्वेशन वेव इक्वेशन है या नहीं, लेकिन उसका यूज कभी करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाते हैं, केवल हम लोग समझ के छोड़ देंगे। फिलहाल एक जो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये कि धागे पर जब आप वेव देखते हो जाता हुआ तो उसका एक स्पीड होता है जिसे आपने कह दिया है वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी को कैसे डिराइव किया जाए, तो इसके लिए हम लोग अगले टर्न पे मेहनत करेंगे। धागा जब भी होगा तो धागे में एक प्रॉपर्टी होगा टेंशन। स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करते हैं तो टेंशन तो होगा, सोचो तना हुआ धागा। और दूसरा पार्ट होता है म्यू, जिसके लिए हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और अब जब आपको टेंशन और म्यू ये दो चीजें दिख गई तो आप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला याद करेंगे टी बाई म्यू, टेंशन के लिए टी और ये म्यू, ये होता है वेव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। अच्छा मुझे ये बताओ, ये इस फॉर्मूले पे आपको एचसी वर्मा में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंस को आप समझो कि किन किन चीजों पे वेव वेलोसिटी निर्भर करता है। ये निर्भर करता है वायर कितना मोटा है जिससे कि पर यूनिट लेंथ मास उसका वेरी करेगा। इस बात पे निर्भर करता है कि धागे में टेंशन कितना है। तो आप क्या कहते हो ये, अब इसके इसके ये डिराइव करने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ता है। छोटा सा काम करना पड़ता है कि वेव के जाते वक्त एक कोई सेक्शन केवल देखो। तुमने एक सेक्शन कोई चुन लिया, एक सेक्शन चुन लिया और देखा कि ये जो सेक्शन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल है बहुत छोटा डेल्टा थीटा, और इस सेक्शन का जो मास है डेल्टा एम ये कह देते हैं आर डेल्टा थीटा। ध्यान से देखो ये आर्क का लेंथ हो गया और म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, कैसे में बदल जाएगा मास में। फिर से देखिए आर्क लेंथ कितना होगा जल्दी बताओ, आर्क लेंथ कितना लिखते हैं एंगल इनटू रेडियस आर इनटू डेल्टा थीटा। आर्क लेंथ देखो ये कितना हो गया एंगल इनटू रेडियस, और उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ और इनटू लेंथ आर्क लेंथ, तो ये किस में बदल जाएगा डेल्टा एम में। अब यहां गौर करिएगा धागे के, ये इसे सिस्टम कह दिया, सिस्टम के इधर वाला धागा इधर तनाव लगाएगा, इधर वाला धागा इधर तनाव लगाएगा। इन टेंशन के इधर वाले जो कंपोनेंट होंगे इधर वाले कंपोनेंट हो जाएंगे टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब सर ये कहां से आएगा, देखो ये दोनों एंगल बराबर बराबर कर दोगे तो यहाँ आएगा डेल्टा थीटा बाई 2, यहाँ भी आएगा डेल्टा थीटा बाई 2, और ये जो है ये किसके बराबर कर दोगे, ये आप देखते थे वेव इधर जा रहा है, यदि आप इस धागे के साथ भाग रहे होते तो आप तो जा रहे होते आगे, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में धागा किधर भागता दिखता पीछे। तो वो सर्कुलर पाथ पर आप एक इक्वेशन जानते हैं एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एफ सी यहां हो जाता सेंटर की तरफ 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 और ये हो जाता डेल्टा एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहां पर आ जाता 2 डेल्टा थीटा बाई 2, साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा लिख देते हैं आर डेल्टा थीटा इंटू म्यू वी स्क्वायर बाय आर। देखिए यहां से कट पीट करके क्या आ रहा है आर चेंज कर चला गया, डेल्टा थीटा चला गया, 2 चला गया, वी का वैल्यू आ गया अंडर रूट टी बाई म्यू। तो आप डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता, सीधे आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन पूछा जाता है। और एचसी वर्मा में कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सीधे इस फॉर्मूले से आपके बन जाते हैं। कम से कम 15 डायरेक्ट फॉर्मूले से बनेंगे और कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन में इसका यूज करना पड़ेगा। v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। सर मेरे समझ में कुछ नहीं आया तो आपसे मैं कहूंगा पिछले पेज पे चलो और इसके इस फॉर्मूले को याद करो जो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी वायर में टेंशन टी है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो उस वायर में वेलोसिटी कितना होगा अंडर रूट टी बाई म्यू। अगले टर्न पे इसे मैं एक बार और डिराइव कर देता हूं, यहाँ तक के आइडिया को याद रखिए। और कल के लिए होमवर्क है, घर से बैठ के अटेंड करिए क्लास 3:30 to 4:30, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स आपके करवा रहा हूं। कौन से एक्सरसाइज जो विज्ञान वाली है उसके थर्मोडायनामिक्स के केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स मिक्स्ड चैप्टर है, शुरू के 20 क्वेश्चन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखा दो। हाँ, नेक्स्ट पेज को मैं अगले टर्न पे फिर डिराइव कर दूंगा,
आप घबराइएगा नहीं। ज्वाइन कर लोगे क्या? राहुल सर का क्लास है अभी। सर तो लेट थैंक यू सर। वैसे कर लो। हो गया सर, थैंक यू। ज्वाइन कर लो। राहुल सर का है शायद या पवन सर का भी। राहुल सर ज्वाइन कर। नंबर पता है सर वाला? पहले मैं हटा देता हूँ।